प्रिय श्रोताओं, टेल ऑफ टू सिटीज की शुरुआत होती है एक विचित्र समय से। यह सबसे अच्छा समय था और सबसे बुरा समय था। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें उस दौर में ले जाते हैं जब समाज में बदलाव की लहरें उठ रही थीं। यह कहानी दो प्रमुख शहरों लंदन और पेरिस की पृष्ठभूमि में घटी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर मैनेट, जिन्होंने 18 साल कैद में बिताए हैं, अब अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन के प्रयास में हैं। लूसी मैनेट, उनकी बेटी, अपनी अपार ममता और सहानुभूति से उनके जीवन में रोशनी भरने का प्रयास कर रही है। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन, जिनके जीवन और प्रेम इस कहानी के मुख्य ध्रुव हैं, हमें अपने बलिदान और संघर्ष की कहानियों में उलझाते हैं। इस उपन्यास में प्यार, त्याग, क्रांति और न्याय की गहन कहानियां हैं जो हमारे हृदय को छू जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। डिकेंस ने जिस सुंदरता और नाटकीयता से इस कहानी को बुनाया है, वह अद्वितीय है। आइए हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और इतिहास के उन पन्नों को पलटें जो हमें मानवता के सच्चे अर्थ की ओर ले जाते हैं। अध्याय 1, पुनर्जन्म। में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की लहरें उठ रही थीं। लंदन और पेरिस के निवासी इस अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन यह समय कुछ के लिए पुनर्जन्म का भी था। डॉक्टर मैनेट, जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल एक अंधेरी कैद में बिताए थे, अब बाहर की दुनिया में कदम रख रहे थे। उनके साथ थीं उनकी प्यारी बेटी लूसी मैनेट। लूसी की नरम दिली और ममता ने डॉक्टर मैनेट के टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयास किया। लंदन की सड़कों पर चलते हुए डॉक्टर मैनेट ने महसूस किया कि कैसे जीवन ने उन्हें एक नया अवसर दिया है, लेकिन उनके मन में अब भी वह अंधेरी कैद और उसके साथ जुड़े डर और यातनाओं की यादें ताज़ा थीं। लूसी ने अपने पिता का हाथ थामे रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे इस नए जीवन में मजबूती से कदम रख सकें। उधर पेरिस में क्रांति की आहट तेज होती जा रही थी। लोग अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हो रहे थे। उन दिनों पेरिस की सड़कों पर हर ओर एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का माहौल था। इसी माहौल में चार्ल्स डार्ने, एक युवा और संवेदनशील व्यक्ति, अपने भविष्य के सपनों को संजोए हुए था। चार्ल्स डार्ने का जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव भरा था। उन्होंने अपने अतीत से भागकर एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया था। लंदन की ओर उनका रुख उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाला था। इस तरह डॉक्टर मैनेट और चार्ल्स डार्ने की कहानियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। दोनों ने अपने अपने तरीके से पुनर्जन्म का अनुभव किया और दोनों का रास्ता लंदन की ओर था। डिकेंस की लेखनी में इस पुनर्जन्म का वर्णन एक नई सुबह की तरह है, जहां हर किरदार अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अध्याय 2, सुनहरा धागा। लंदन की सड़कों पर जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। यहाँ का वातावरण पेरिस की तुलना में अधिक शांत था, लेकिन समाज में उथल-पुथल की हलचलें यहाँ भी महसूस की जा सकती थीं। इस शांति के बीच लूसी मैनेट और उनके पिता डॉक्टर मैनेट ने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। लूसी की मासूमियत और करुणा ने उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाया था। उनके दिल की कोमलता ने न केवल उनके पिता के टूटे दिल को जोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी उजाला फैलाया। लूसी के लिए उनका पिता ही सब कुछ था और उनकी देखभाल करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। एक दिन लूसी और डॉक्टर मैनेट की मुलाकात चार्ल्स डार्ने से हुई। चार्ल्स डार्ने एक फ्रांसीसी शाही परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और उनके अत्याचारों से दूरी बना ली थी। डार्ने ने इंग्लैंड में एक नया जीवन शुरू किया था और अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। चार्ल्स और लूसी की मुलाकात ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। चार्ल्स की विनम्रता और लूसी की सरलता ने दोनों के बीच एक विशेष संबंध स्थापित कर दिया। उनके बीच की यह अदृश्य डोर, जैसे एक सुनहरा धागा, उनके जीवन को जोड़ती गई।
सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने के वकील एक और महत्वपूर्ण किरदार थे जो इस कहानी में आए। सिडनी कार्टन एक अत्यंत बुद्धिमान लेकिन आत्मविश्वास की कमी से ग्रसित व्यक्ति थे। उनकी जिंदगी भी एक अजीब ढंग से चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट से जुड़ी हुई थी। सिडनी कार्टन की उदासीनता और जीवन के प्रति निराशा के बावजूद उनका दिल लूसी के लिए धड़कता था। चार्ल्स, लूसी और सिडनी की कहानियां, जो शुरू में अलग-अलग दिशा में चल रही थीं, अब एक दूसरे से बंधने लगीं। लूसी के दिल की कोमलता ने सिडनी कार्टन के कठोर दिल को भी पिघला दिया था। सिडनी ने अपने जीवन के उद्देश्यों को पुनः खोजने का प्रयास किया और यह सब लूसी की प्रेरणा से ही संभव हो पाया। इस प्रकार लंदन की सड़कों पर चलने वाले इन किरदारों की कहानियां एक दूसरे से बुनी जाने लगीं। लूसी का सुनहरा धागा उनके जीवन को एक अनोखे तरीके से संवारता चला गया। चार्ल्स और लूसी का प्रेम, सिडनी की आत्मा की तड़प और डॉक्टर मैनेट का पुनर्जन्म, यह सब मिलकर इस कहानी को और भी गहराई और नाटकीयता प्रदान करता है। डिकेंस ने इस अध्याय में यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे मानवता का धागा, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, सबसे कठिन समय में भी हमें संबल देता है। यह धागा न केवल प्रेम और करुणा से बुना जाता है, बल्कि बलिदान और संघर्ष से भी। अध्याय 3, एक निराश्रित की कहानी। लंदन में जीवन अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सड़कों और गलियों में कई अनकही कहानियां भी बसी थीं। इन्हीं कहानियों में से एक थी सिडनी कार्टन की, जिसने अपनी उदासी और आत्मसंदेह के अंधकार में अपना जीवन बिताया था। सिडनी कार्टन एक प्रतिभाशाली वकील होने के बावजूद अपने जीवन से निराश और उदास था। सिडनी कार्टन का जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा था। बचपन में ही माता पिता को खो देने के कारण वह जीवन की कठोर सच्चाइयों से बहुत जल्दी वाकिफ हो गया था। अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर उन्होंने वकालत में नाम तो कमा लिया था, लेकिन अपने अंदर के खालीपन को कभी भर नहीं पाए थे। शराब और उदासीनता ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला था। चार्ल्स डार्ने के जीवन में प्रवेश ने सिडनी के जीवन को एक नया अर्थ दिया। चार्ल्स और सिडनी के बीच बाहरी तौर पर भले ही कोई समानता न हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। सिडनी कार्टन ने चार्ल्स की मासूमियत और सच्चाई को पहचाना और उनकी मदद के लिए अपने सारे संसाधन लगा दिए। लूसी मैनेट का प्रभाव सिडनी के जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला साबित हुआ। लूसी की निस्वार्थ सेवा और प्यार ने सिडनी के दिल में एक नई रोशनी जलाई। सिडनी के लिए लूसी केवल एक प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वह प्रेरणा का स्रोत भी थी, जिसने उन्हें अपनी जिंदगी को बदलने का हौसला दिया। एक दिन चार्ल्स डार्ने पर झूठे आरोपों के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यह समय चार्ल्स और लूसी दोनों के लिए अत्यंत कठिन था। सिडनी कार्टन ने अपनी पूरी मेहनत और काबिलियत से चार्ल्स का बचाव किया। अदालत में उनकी तार्किकता और सूझबूझ ने सभी को प्रभावित किया और अंततः चार्ल्स को निर्दोष साबित कर दिया गया। इस घटना के बाद सिडनी कार्टन की लूसी के प्रति भावनाएं और गहरी हो गईं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। सिडनी जानते थे कि लूसी का दिल चार्ल्स के लिए धड़कता है और इसी कारण उन्होंने अपने प्यार को बलिदान कर दिया। सिडनी का यह बलिदान न केवल उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि उनके चरित्र की महानता को भी दर्शाता है। डिकेंस ने इस अध्याय में यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे एक निराश्रित व्यक्ति भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते उसे सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले। सिडनी कार्टन का बलिदान और उनके जीवन में आया यह बदलाव हमें यह सिखाता है कि प्यार और करुणा किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। अध्याय 4, लंदन और पेरिस। 1795 का दौर था। लंदन और पेरिस, दो महानगर, अपनी अपनी परिपाटियों में जीवन जी रहे थे, परंतु एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे। एक ओर लंदन में लोग सामाजिक स्थिरता की तलाश में थे, वहीं दूसरी ओर पेरिस क्रांति की आग में जल रहा था।
लंदन में डॉक्टर मैनेट, उनकी बेटी लूसी, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन का जीवन अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। परंतु पेरिस में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ने वाला था। फ्रांस में क्रांति की आहट ने न केवल वहां के निवासियों को बल्कि दूर देशों के लोगों को भी प्रभावित किया। पेरिस की सड़कों पर क्रांति की लहरें तेज हो गई थीं। लोग राजशाही के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। बस्तील के किले पर हमला क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने पूरे फ्रांस को हिला कर रख दिया। क्रांतिकारी जुलूसों और नारों के बीच एक नायक उभर कर आया, अर्नेस्ट डिफार्ज, जो क्रांति की अगुवाई कर रहा था। उसकी पत्नी मैडम डिफार्ज, एक अडिग और दृढ़ निश्चयी महिला, अपने जीवन का सारा दुहक और गुस्सा बुनाई में उतार रही थी, जो कि उनके प्रतिशोध का प्रतीक बन गया था। डिफार्ज परिवार का जीवन भी डॉक्टर मैनेट से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। डॉक्टर मैनेट ने बस्तील की कैद में अपने कठिन समय को डिफार्ज की सहायता से बिताया था। अर्नेस्ट डिफार्ज ने डॉक्टर मैनेट को न केवल कैद से बाहर निकालने में मदद की थी, बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत में भी सहायता की थी। अब जबकि क्रांति अपने चरम पर थी, डॉक्टर मैनेट के अतीत के साए फिर से उभरने लगे थे। पेरिस में क्रांति के दौरान उनके द्वारा लिखी गई डायरी, जिसमें उन्होंने अपने कैद के समय की व्यथा का वर्णन किया था, अब उनके और उनके परिवार के लिए संकट का कारण बन सकती थी। लूसी, जो अपने पिता के लिए बेहद चिंतित थीं, ने चार्ल्स डार्ने से मदद मांगी। चार्ल्स ने अपने फ्रांसीसी अतीत को देखते हुए पेरिस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती है, परंतु लूसी और डॉक्टर मैनेट के प्रति उनके प्रेम और कर्तव्य ने उन्हें इस कठिन निर्णय के लिए प्रेरित किया। सिडनी कार्टन ने भी चार्ल्स के साथ जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि पेरिस में चार्ल्स का सामना बड़े खतरे से हो सकता है, और सिडनी के मन में यह दृढ़ निश्चय था कि वह किसी भी स्थिति में चार्ल्स और लूसी की सहायता करेंगे। पेरिस की ओर उनकी यात्रा ने इस कहानी को और भी अधिक रोमांचक बना दिया। पेरिस की सड़कों पर क्रांति की आग भड़क रही थी, और इस माहौल में चार्ल्स और सिडनी को अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना था। डिकेंस ने इस अध्याय में लंदन और पेरिस के बीच के संबंधों और उनके प्रभावों को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे दो महानगरों की कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं और कैसे एक देश की घटनाएं दूसरे देश के लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अध्याय 5, क्रांति की आहट, पेरिस 1789। शहर क्रांति की लपटों में घिर चुका था। हर गली और हर चौक पर लोग स्वतंत्रता और समानता के नारे लगा रहे थे। बस्तील के पतन ने लोगों के दिलों में आज़ादी की उम्मीद जगा दी थी और उनके दिलों में राजशाही के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया था। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन ने पेरिस की ओर अपनी यात्रा शुरू की। चार्ल्स के मन में एक गहरी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था। वे जानते थे कि उनका यह सफ़र न केवल उनके बल्कि लूसी और डॉक्टर मैनेट के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। पेरिस पहुंचने पर चार्ल्स ने देखा कि शहर पूरी तरह से बदल चुका था। जहां एक समय राजशाही का प्रभाव था, वहां अब क्रांति की आवाज़ गूंज रही थी। हर तरफ लोग नारे लगा रहे थे और क्रांतिकारी झंडे लहरा रहे थे। चार्ल्स को अपने फ्रांसीसी पहचान के कारण छिप कर रहना पड़ा, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। सिडनी कार्टन, जो हमेशा से अपनी उदासी और निराशा में डूबे रहते थे, इस माहौल में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी उद्देश्य का एहसास किया। लूसी और चार्ल्स के प्रति उनकी निष्ठा और प्यार ने उन्हें इस कठिन समय में मजबूती से खड़े रहने का साहस दिया। एक दिन चार्ल्स को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान फ्रांसीसी शाही परिवार से जुड़ी होने के कारण क्रांतिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। चार्ल्स को ले कॉन्सियरजेरी जेल में डाल दिया गया। यह वही जेल थी जहां कभी डॉक्टर मैनेट को कैद किया गया था। लूसी, जो लंदन में अपने पिता के साथ थी,
जब उसे चार्ल्स की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वह अपने पिता के साथ तुरंत पेरिस रवाना हो गई। उनके दिल में डर और चिंता थी, लेकिन साथ ही अपने प्रिय को बचाने का दृढ़ निश्चय भी था। डॉक्टर मैनेट, जो कभी इस जेल में कैद थे, ने अपने अनुभव और प्रभाव का उपयोग करके चार्ल्स को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने क्रांतिकारी नेताओं से बात की और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि चार्ल्स निर्दोष है, लेकिन क्रांति का जोश और गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि कोई भी आसानी से मानने को तैयार नहीं था। सिडनी कार्टन ने भी चार्ल्स को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने चार्ल्स की रिहाई के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने का निर्णय लिया। सिडनी ने क्रांतिकारी अदालत में चार्ल्स के पक्ष में मजबूत तर्क दिए, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। मैडम डिफार्ज, जो क्रांति की प्रमुख नेता थीं, ने चार्ल्स के खिलाफ अपने निजी प्रतिशोध को पूरा करने का मौका देखा। उनका मानना था कि चार्ल्स का परिवार उनके परिवार के दुख का कारण था। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके चार्ल्स को मौत की सजा दिलाने का प्रयास किया। डिकेंस ने इस अध्याय में क्रांति की गहनता और उसके प्रभावों को बड़े ही मार्मिक तरीके से चित्रित किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे क्रांति न केवल समाज को बदलती है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती है। अध्याय 6, नए जीवन की शुरुआत। चार्ल्स डार्ने की गिरफ्तारी ने लूसी और डॉक्टर मैनेट के जीवन में उथल-पुथल मचा दी थी। पेरिस की क्रांति की आग में घिरा शहर न्याय और अन्याय के बीच जूझ रहा था। चार्ल्स की निर्दोषता साबित करने की कोशिशें विफल हो रही थीं और हर बीतते दिन के साथ खतरा और गहराता जा रहा था। लूसी ने अपने पिता के साथ पेरिस के क्रांतिकारी नेताओं से कई बार मुलाकात की, लेकिन मैडम डिफार्ज का प्रतिशोध और उसका क्रोध किसी भी समझौते को असंभव बना रहा था। मैडम डिफार्ज की आंखों में सिर्फ बदले की आग थी, जिसने चार्ल्स के खिलाफ सारे तर्कों को बेईमानी कर दिया। सिडनी कार्टन, जो इस बीच चार्ल्स को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत थे, उन्होंने एक अंतिम योजना बनाई। उन्होंने समझा कि यदि चार्ल्स को बचाना है तो एक असाधारण कदम उठाना होगा। सिडनी का चेहरा और चार्ल्स का चेहरा बहुत हद तक मिलता जुलता था और उन्होंने इसी समानता का फायदा उठाने का निर्णय लिया। सिडनी ने अपने जीवन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण फैसले के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने अपने मन में लूसी और चार्ल्स के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपने बलिदान की योजना बनाई। सिडनी ने चार्ल्स को जेल में मिलने का प्रबंध किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आखिरी कदम उठाया। जेल के अंदर सिडनी ने चार्ल्स से कहा, तुम्हें अपनी जगह लेनी होगी। तुम्हारे बिना लूसी और तुम्हारी बेटी का जीवन अधूरा रहेगा। मैं अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने का यह मौका नहीं गंवा सकता। चार्ल्स ने विरोध किया, लेकिन सिडनी का दृढ़ निश्चय और उसकी आंखों में झलकती दृढ़ता ने चार्ल्स को चुप करा दिया। उन्होंने चार्ल्स को एक दवा दी जिससे वह बेहोश हो गया। फिर सिडनी ने चार्ल्स के कपड़े पहने और उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने चार्ल्स के स्थान पर खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया ताकि लूसी और उसकी बेटी को एक नया जीवन मिल सके। अगले दिन सिडनी कार्टन को चार्ल्स के स्थान पर अदालत में प्रस्तुत किया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सिडनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस सजा को स्वीकार किया। उनके मन में शांति थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था। लूसी, डॉक्टर मैनेट और चार्ल्स अब एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पेरिस छोड़ने का निर्णय लिया और एक सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो गए। सिडनी के बलिदान ने उन्हें एक नया जीवन दिया, जिसमें उन्होंने सिडनी की स्मृति को हमेशा जीवित रखा। डिकेंस ने इस अध्याय में सिडनी कार्टन के बलिदान और उसकी महानता को बड़े ही मार्मिक और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी इंसान को महान बना सकता है। अध्याय 7, न्याय और अन्याय। सिडनी कार्टन के बलिदान के बाद चार्ल्स डार्ने, लूसी और डॉक्टर मैनेट पेरिस की क्रांति की आग से सुरक्षित निकल गए। उन्होंने इंग्लैंड की ओर रुख किया।
जहां उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला। पेरिस में न्याय और अन्याय की लड़ाई अब भी जारी थी, लेकिन सिडनी के बलिदान ने उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान किया था। लंदन में लौटकर डॉक्टर मैनैट ने अपने पुराने पेशे को फिर से अपनाया और एक प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान बनाई। लूसी ने चार्ल्स के साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार की नींव रखी, लेकिन सिडनी कार्टन का बलिदान उनके दिलों में हमेशा ताज़ा था और उन्होंने उसकी याद में कई सामाजिक कार्य किए। चार्ल्स, जो कभी अपने अतीत के काले साए से भागता था, अब अपने जीवन को सिडनी के बलिदान के प्रति समर्पित करने का संकल्प ले चुका था। उन्होंने अपने अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया और समाज में न्याय और समानता के लिए काम करना शुरू किया। चार्ल्स ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा न्याय केवल कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि दिल से भी आता है। पेरिस में क्रांति की लहरें और भी तेज हो गई थीं। मैडम डिफार्ज, जो क्रांति की प्रमुख नेता थी, अब अपने प्रतिशोध के लिए और भी अधिक अडिग हो गई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य अब भी डार्ने परिवार को नष्ट करना था। लेकिन सिडनी कार्टन का बलिदान उसके क्रोध को भी शांत नहीं कर सका था। एक दिन मैडम डिफार्ज ने लंदन की यात्रा करने का निर्णय लिया। वह अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन लंदन पहुंचकर उसे पता चला कि चार्ल्स और लूसी का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। उन्हें सिडनी के बलिदान ने एक नई दिशा दी थी और वे अब एक मजबूत और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। मैडम डिफार्ज ने लूसी के घर तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन मिस प्रॉस, लूसी की वफादार सहायिका, ने उसे रोक दिया। मिस प्रॉस ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से मैडम डिफार्ज का सामना किया और उसे लूसी और उसके परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर किया। इस संघर्ष में मैडम डिफार्ज की मौत हो गई और उसका प्रतिशोध का सपना अधूरा रह गया। इस घटना ने डार्ने परिवार को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में आई इस चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से किया। लूसी और चार्ल्स ने अपने बच्चों को न्याय, समानता और प्रेम के महत्व का पाठ पढ़ाया, ताकि वे भी सिडनी कार्टन की तरह महान बन सके। डिकेंस ने इस अध्याय में न्याय और अन्याय की जटिलताओं को बड़े ही प्रभावी तरीके से चित्रित किया है। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा न्याय केवल कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों से भी आता है। सिडनी कार्टन का बलिदान इस कहानी का सबसे महान उदाहरण है, जो यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी समाज को बदल सकता है। अध्याय 8, प्यार और बलिदान। लंदन की सुबह चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनैट के जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आई थी। सिडनी कार्टन के महान बलिदान के बाद उन्होंने अपने जीवन को सिडनी की स्मृति को जीवित रखने और उसके आदर्शों को अपनाने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका परिवार अब सिडनी के त्याग और प्रेम की छाया में पला बड़ा था। लूसी के दिल में सिडनी के प्रति अपार सम्मान और कृतज्ञता थी। उसने अपने बच्चों को सिडनी की कहानियां सुनाई, ताकि वे उसके बलिदान और महानता को समझ सकें। लूसी और चार्ल्स ने अपने बच्चों को प्यार, करुणा और बलिदान के महत्व का पाठ पढ़ाया, जिससे वे भी सच्चे इंसान बन सकें। डॉक्टर मैनैट ने भी अपने जीवन को समाज सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा था कि किस तरह इंसानियत की सेवा की जा सकती है। उन्होंने अपनी चिकित्सा सेवा का उपयोग कर समाज के गरीब और पीड़ित लोगों की मदद की। उनका मानना था कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके। पेरिस में क्रांति की लहरें थमने लगी थीं। लोगों ने समझ लिया था कि न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेम और करुणा की भी आवश्यकता होती है। सिडनी कार्टन का बलिदान पेरिस के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। उन्होंने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया और यह समझा कि सच्चे न्याय के लिए बलिदान का महत्व कितना होता है। एक दिन चार्ल्स और लूसी ने सिडनी कार्टन की स्मृति में एक विशेष आयोजन किया। इस आयोजन में उन्होंने अपने परिवार और मित्रों को आमंत्रित किया और सिडनी के बलिदान की कहानी सुनाई।
उन्होंने सिडनी के आदर्शों को अपनाने और उसके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस आयोजन ने सभी के दिलों को छू लिया और सिडनी के प्रति उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। इस आयोजन के बाद चार्ल्स ने समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। लूसी ने भी महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन किया। इस तरह सिडनी कार्टन के बलिदान ने न केवल चार्ल्स और लूसी के जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके माध्यम से समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। डिकेंस ने इस अध्याय में प्यार और बलिदान की गहराई को बड़े ही मार्मिक और सजीव तरीके से चित्रित किया है। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे सच्चा प्रेम और त्याग समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सिडनी कार्टन का बलिदान हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति के कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, दूसरों के जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। अध्याय 9, एक नई सुबह। लंदन में एक नई सुबह का आगमन हो चुका था। चार्ल्स डार्ने, लूसी मैनेट और डॉक्टर मैनेट ने अपने जीवन में आए कठिन समय को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। उनका जीवन अब सिडनी कार्टन के बलिदान की प्रेरणा से भरपूर था और उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प लिया था। चार्ल्स ने समाज में अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने गरीबों के लिए आश्रय गृह और शिक्षा केंद्र खोले। उनके प्रयासों से समाज के कई लोगों को नया जीवन और आशा मिली। चार्ल्स का मानना था कि सच्चा न्याय और समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब हर व्यक्ति को उसके अधिकार और अवसर मिले। डॉक्टर मैनेट ने अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करके समाज के पीड़ित लोगों की मदद की। उन्होंने एक क्लिनिक खोला जहां वे गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। उनका अनुभव और ज्ञान उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ जिनके पास चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी। डॉक्टर मैनेट का मानना था कि सिडनी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। समाज में इन सकारात्मक बदलावों ने धीरे धीरे एक नई जागरूकता और परिवर्तन की लहर को जन्म दिया। लोग चार्ल्स, लूसी और डॉक्टर मैनेट के कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लगे। समाज में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ और लोगों ने मिलकर एक नए और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। इस नई सुबह ने न केवल चार्ल्स, लूसी और डॉक्टर मैनेट के जीवन को रोशन किया, बल्कि समाज के कई अन्य लोगों के जीवन में भी रोशनी भर दी। सिडनी कार्टन का बलिदान अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था कि कैसे एक व्यक्ति का बलिदान और प्रेम समाज में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सच्ची महानता उस व्यक्ति की होती है जो अपने निजी सुखों और स्वार्थों को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। इस अद्भुत यात्रा के लिए धन्यवाद। आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जीवन में सच्चे प्रेम और बलिदान के महत्व का एहसास दिलाया होगा।